हेलो। हाँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज शुरू करते हैं फिर हम जल संयोजन के बारे में। ये प्लम्बर ट्रेड थ्योरी की ऑब्जेक्टिव सीरीज है जो ऐतिहासिक सीरीज के नाम से चल रहा है। और इसमें हम अगले सीरीज में पिछले में हमने देखा था कि पाइप और पाइप जॉइंट्स के सारे ऑब्जेक्टिव हमने देखे थे। और इसको किससे सिंबल्स के रूप में भी देखे थे कि नक्शा में अगर किस तरह से लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, हमें पाइप जॉइंट्स को कैसे जोड़ना है, और किस तरह के जॉइंट्स होते हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स और स्पिगोट जॉइंट और मैकेनिकल जॉइंट्स, ये सारे हम कुछ हमने देखे। आज हम देखेंगे जल के बारे में। तो प्लम्बर की ट्रेड थ्योरी की क्लासेज आपकी पड़ी हुई है। आप फिट आईटीआई पे जाइए, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और उस पर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एक एक करके। जो मैकेनिकल का पार्ट है आपके अभिषेक सर करवाए हैं और जो सिविल का पार्ट है वो मैं करवाया हूँ। मेरा नाम रजनीश। और अब शुरू करते हैं आज की ऑब्जेक्टिव। ठीक है। जल जल का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ वाटर, ये ऑब्जेक्टिव बाइलिंगुअल में रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। और दोनों दोनों बच्चों को दोनों चीज सीखना है ना, क्योंकि आगे सिर्फ हिंदी सीख के आगे आप काम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इंग्लिश सीख के आप आगे काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों को दोनों चीज सीखना है। इस ऑब्जेक्टिव में हमारे जो सवाल रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, स्रोत को लेकर, अशुद्धियों को लेकर, कठोरता को लेकर और शुद्धिकरण को लेकर, और भी कुछ कुछ अदर टॉपिक से आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के सवाल। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से जल के यौगिक हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंपाउंड ऑफ वाटर। तो हमने देखा था थ्योरी क्लासेज में जल के बारे में क्या पढ़ा था। जल जल का ही केमिकल नाम H2O है ना। ये कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से। हाइड्रोजन H के रूप में नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है H2। ऑक्सीजन O के रूप में नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन गैस के रूप में पाया जाता है, तो गैस का O2 के रूप में पाया जाएगा। अब ये बन जाएगा दोनों जुड़ के H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2H2 2H2 2H2O, है ना। ये जल का कंपोजिशन है, इस तरह से जल कंपोज बनता है। तो सवाल क्या पूछा, निम्नलिखित में से जल के यौगिक हैं, है ना। तो जल के यौगिक कौन कौन से हैं? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नहीं, गलत। हाइड्रोजन और क्लोराइड, ये HCl की बात कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि एक एसिड होता है, ये जल नहीं है। क्लोरीन और ऑक्साइड ClO, इस तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर इस तरह से जुड़ जाए OH माइनस के रूप में, तो ये हाइड्रोक्साइड हो जाता है, जो कि हमें बेस के रूप में पाया जाता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में और जल को पढ़ना है तो हम OH को नहीं H2O को पढ़ेंगे। ठीक है। हाइड्रोक्साइड H2O वाटर। ठीक है। Which of the following are the main source of water? मेन सोर्सेज ऑफ वाटर कह रहा है, यहां से हमें रिसोर्सेज पूछ रहा है कि पानी कहां कहां पाया जाता है। अकरेंस से सवाल पूछ रहा है। तो जल के मुख्य स्रोत निम्न में से कौन है? नदियां हैं, सही बात है, नहरें भी हैं, झीलें भी हैं, ये सभी। ठीक है। अकरेंस आया है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आपको कुछ बता दूं, अकरेंस ऑफ वाटर, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। थ्योरी क्लासेज में आपकी बहुत सिलसिलेवार ढंग से पढ़ी हुई है, आप उसको पढ़िए। और मैं यहाँ आपको अकरेंस के बारे में बताता हूँ रिवीजन के तौर पे। देखिए, हम पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है, और पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का, पूरे अर्थ का अर्थ को अगर हम चार भागों में बांटे, अर्थ को अगर हम चार भागों में बांटे तो 3 हिस्से पर पानी है और एक हिस्से पर ही जमीन है। जहां पे हम लोग रहते हैं वो एक हिस्सा है और उतना ही जमीन है, बाकी सब पानी से ही भरा है। लेकिन फिर भी पानी की कमी है। वो हम देख रहे हैं कि क्यों हमें पानी पीने की कमी है और 20 रुपए, 25 रुपए, 60 रुपए की बोतल में पानी लेना पड़ रहा है, वो हम अभी जान जाएंगे। तो पृथ्वी के 3/4 भाग पर
क्या है? जल है। यानी कि 3/4 का मतलब 3/4 भाग या 71%, 71% भाग, ठीक है, जल है। देखिए कहीं कहीं आपको यह भी मिल सकता है 2/3 भाग, 2/3 भाग, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक हो तो वही सही रहेगा, और इन दोनों में से दोनों अगर दे दिया तो हम हमेशा इसको ज्यादा सही मानेंगे, है ना। हमने काफी रिसर्च किया इस पे, उसके बाद ये जाना कि अगर दोनों में ये दिया हुआ है, ये पृथ्वी को 3 भागों में बांटकर बात कर रहा है, एक 2 भाग पे जल और 1 भाग पे धरती, और ये पृथ्वी को 4 भागों में बांट के बात किया जा रहा है, तो इसके अनुसार 67% आता है। ये भी लगभग आंकड़ा ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक एस्टिमेटेड फॉर्मूला ही होता है, एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये हम जान गए 71% भाग पर जल है, ठीक है। अब इस 71% भाग का इस 71% भाग का भी बहुत कम मात्रा हमारे पीने योग्य होता है और ज्यादा मात्रा समुद्र में रहता है। वो इस 71% भाग का 97.2% भाग जो है सी एंड ओशियंस, समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। और 2.8% जो पानी है ये ग्राउंड, और दूसरा अंडरग्राउंड, या तो जमीन के ऊपर या तो जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड में पाया जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, क्या सी और ओशियन का पानी पीने लायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सी का पानी हमारे पीने लायक तभी बनता है जब वेपोरेशन होता है और वेपोराइज होके बादल बनता है, बादल इधर हमारी जमीन पे बरस जाता है और फिर वो हमारे पीने योग्य हो जाता है। तो उस 97% पानी हमारे लायक नहीं है, सिर्फ वेपोराइज होके ही काम लायक बन सकता है। 2.8 और समुद्र का पानी है तो फिर नौकायान के लिए और समुद्री जहाज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आ रहा है, लेकिन पीने योग्य तो नहीं है ना। 2.8% ग्राउंड और अंडरग्राउंड। अब देखिए ग्राउंड में भी कई तरह की बातें होती है, ग्राउंड की बात करते हैं, दिख रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड पे कहाँ कहाँ पानी रह सकता है? लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम, नदी, तालाब, ये भी तालाब ही है, लेक और पॉन्ड दोनों तालाब है। अभी अंतर बताएंगे आपको लेक और पॉन्ड में क्या अंतर है। धाराएं, जल धाराएं, जल धाराएं, ठीक है। ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे भी ग्लेशियर भी एक पार्ट है, ग्लेशियर भी ग्राउंड में ही कंसीडर किया जाता है, ग्लेशियर, ठीक है। तो ये 2.8% या 80 कर दीजिए, इसका 2.10% ये ग्लेशियर में पाया जाता है, और जो बाकी बच गया 0.7, इसमें सिर्फ 0.7% ही पानी हमारे लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम में पाया जाता है। देखिए लेक क्या है, अगर पहाड़ों पे जमीन बनी हुई है, ठीक है, पहाड़ों से घिरा हुआ जगह है और बीच में बारिश हुई और यहाँ पे पानी फंस गया, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये लेक है। और समतल जगहों पे कोई डिप्रेशन पाया जा रहा है, कोई गड्ढा पाया गया और बारिश का पानी, बहाव का पानी यहाँ आके फंस गया, तो ये तालाब का निर्माण करेगा। ये बेसिक अंतर है, तालाब समतल जमीन पर और लेक पहाड़ी इलाकों पे, ठीक है। तो ये चीज हम जान गए। सवाल पे आते हैं, जल के मुख्य स्रोत, ठीक है, ये जान गए। लगभग कितने फुट
से प्राप्त जल पीने योग्य होता है। देखिए इसका भी एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, अलग अलग जगहों पे जमीन बोरिंग करते हैं तो अलग अलग हाइट पे पानी आता है। तो लगभग अगर ऐसे सवाल में एक आंसर चाहिए तो 70 फीट पे पानी पीने योग्य आ जाता है। ठीक है, कई जगह पे 150 फीट पे भी पानी आता है, लेकिन अगर सवाल जवाब के रूप में पूछा जाए तो 170 एक आंकड़ा दिया हुआ है किताबों में। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? देखिए अभी हमने आपको बताया, इसमें 3/4 ऑप्शन है क्या? नहीं। तो इसमें क्या ऑप्शन है? 2/3। बिल्कुल सही, इसके साथ जाएंगे हम। हाउ मच ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर? 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। द एक्टिविटीज ऑफ वाटर टेस्टिंग, द एक्टिविटीज ऑफ वाटर टेस्टिंग, जल की जांच की क्रियाएं हैं। बहुत अच्छा सवाल। देखिए जो पीने योग्य पानी है उसको बहुत तरह से जांच किया जाता है, तब हमें पीने के लिए भेजा जाता है। उसका फिजिकल टेस्टिंग, उसका केमिकल टेस्टिंग, बायोलॉजिकल टेस्टिंग और भी कई तरह की टेस्टिंग होती है। तो थोड़ा जान लें हम फिजिकल टेस्टिंग में क्या क्या होता है। फिजिकल टेस्टिंग में हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो जल के बारे में ज्ञान मिल पा रहा है वो फिजिकल टेस्टिंग है। जैसे ज्ञानेंद्रियां कितनी है? 5। कौन कौन सा? देखना, सुनना, छूना, स्वाद और गंध। तो देखिए पानी, अगर देखने वाली बात है तो पानी कैसा होना चाहिए? रंगहीन। छूने वाली बात है तो क्या पानी कैसा, बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए क्या पीने वाला, या बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए क्या? नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। 10 से 25 डिग्री सेल्सियस पीने योग्य पानी को माना जाता है। स्वाद में कैसा होना चाहिए? कोई टेस्ट आना चाहिए क्या जूस जैसा? नहीं, स्वादहीन। ये स्वादहीन होना चाहिए, टेस्टलेस होना चाहिए, टेस्टलेस। गंध, खुशबू आनी चाहिए क्या पानी से, गुलाब जैसी या फिर किसी और जैसी? नहीं, गंध भी नहीं आना चाहिए, स्मेललेस। और 5वीं ज्ञानेंद्रिय सुनना होता है, सुनने जैसा, इससे कोई फिजिकल टेस्टिंग नहीं होता है। तो फिजिकल टेस्टिंग ये सब चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। रासायनिक टेस्टिंग भी, जैसे रासायनिक टेस्टिंग में देखा जाता है कि ऑक्सीजन की या फिर मेटल्स, एलिमेंट की मात्रा क्या है। एलिमेंट, तत्व की मात्रा ज्ञात करते हैं। तत्व की मात्रा, जैसे बोलते हैं ना मिनरल वाटर, तो मिनरल है कि नहीं पानी में, ये देखा जाता है केमिकल टेस्टिंग से। जैविक टेस्टिंग में क्या है? पानी में ऑक्सीजन की मात्रा, बीओडी, सीओडी, ये सब है कि नहीं। तो ये सभी जल की जांच की क्रियाएं ये सभी हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस फिजिकल, ऑर्गेनिक नहीं, बायोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस्ट वे टू गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर एट होम, द बेस्ट वे टू गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर एट होम, घर पर शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो जल का आसवन करना। क्या आप समझ पा रहे हैं आसवन क्या कह रहा है? उबालना तो समझ रहे हैं, बॉइलिंग कह रहा है, बॉइलिंग, बॉइल वाटर। जल का आसवन डिस्टिल वाटर। जल को अवक्षेपण करना, टू प्रेसिपिटेट वाटर। जल क्लोरीनीकरण करना, वाटर क्लोरीनीकरण। चलिए अब डिस्टिल को समझिए, डिस्टिलेशन क्या होता है। जैसे हमारी केतली से, अब तो केतली बहुत का, हाँ केतली आप चाय दुकानों पे देखिएगा, तो जब वहां पे कोई सिंपल सा प्लेट लगाइए या ग्लास को रख दीजिए तो वहां पे भाप जम के कंडेंस होके पानी बन जाता है। तो जब भाप से, जब वाष्प से पानी बनता है, वाष्प से जब पानी बनता है, तो जब वाष्प बनने के दौरान सिर्फ H2O ही वाष्प बनता है, और जो सारी अशुद्धियां, मिनरल, फायदेमंद, हानिकारक जो भी चीजें हैं नीचे बैठ जाती हैं, और सिर्फ H2O इधर पानी बनता है। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई एलिमेंट, कोई तत्व, मेटल, शुद्धि अशुद्धि नहीं पाया जाता। इसी को कहते हैं डिस्टिल वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल, आसवन, आसवन किए हुए पानी को आसुत जल भी कहते हैं। आसुत जल या डिस्टिल वाटर। ठीक है, या डिस्टिल वाटर। तो हाँ, बॉयल वाटर, पानी को उबाल देंगे तो जो हानिकारक कीड़े कीटाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो हमारे शरीर को नुकसान करेंगे। हालांकि हम पी सकते हैं क्योंकि नुकसान नहीं करेंगे।
टेस्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन नुकसान नहीं करेगा बॉयल कर देने से। जल का अवक्षेपण करना, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन उसे कहते हैं, अवक्षेपण उसे कहते हैं जब एक ग्लास में पानी घुला हुआ है, जैसे गंगाजल तो साफ है ना, ठीक है, गंगाजल पी सकते हैं, लेकिन एक बोतल में गंगा का पानी भर लीजिए और कम से कम 2 महीने 3 महीने छोड़ दीजिए, तो तली में देखिएगा कि कुछ न कुछ अशुद्धि पार्टिकल्स बैठ गए हैं। वो बैठना ही अवक्षेपण कहलाता है, वो बैठना ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है, ठीक है। तो आखिर कहीं ना कहीं उसमें अशुद्धि थी, तभी तो वो प्रेसिपिटेट आया है ना। बंद बोतल में कहां से आया? तो पानी में घुला हुआ अशुद्धि ही था जो प्रेसिपिटेट किया, तो वो भी है। उससे भी हम शुद्ध पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। और क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण करके हम क्या कर सकते हैं कि ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ मार सकते हैं अगर पानी में क्लोरीन का प्रवाह कर दिया जाए तो बड़े स्तर पे यही काम किया जाता है। आसवन करके भी हम बहुत बड़े स्तर पे पानी का डिस्टिल वाटर नहीं उबाल सकते। उबालेंगे तो कितना, 5 लीटर 10 लीटर उबालेंगे, ठीक है, या अपने पानी की टंकी में ही गीजर लगा देंगे तो उबलते रहेगा, तो भी बहुत बड़े स्तर पे काम नहीं होगा। जल को अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन कितना करवाएंगे, टंकी भर। लेकिन क्लोरीनीकरण करेंगे तो एक बड़े से हौज में या फिर जहां से पाइपलाइन सप्लाई हो रही हो, जहां से पानी सप्लाई हो रहा हो, पाइपलाइन लगा हुआ हो, तो उसी में एक छेद के द्वारा निश्चित डोज में क्लोरीन की मात्रा को ऐड कर देंगे तो वाटर का क्लोरीनीकरण हो जाएगा और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो मर जाएंगे। तो इसका ये सही जवाब होगा, जल का क्लोरीनीकरण करके, ठीक है। वाटर क्लोरिनिकेशन इज द बेस्ट वे टू गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर एट होम। नहीं 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 नहीं, सॉरी, जब बड़े स्तर पे बात किया जाए तब क्लोरीनीकरण करके काम करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर एट होम, घर पे कैसे काम करेंगे? घर पे क्लोरीनीकरण कर सकते हैं क्या? नहीं। घर पे अशुद्ध जल तो कर सकते हैं, बड़े स्तर पे नहीं कर सकते। घर पे तो उबाल के ही काम करेंगे, इसका ये जवाब होगा, ठीक है। लेकिन जब सवाल पूछे बड़े स्तर पे क्या करना है, तब क्लोरीनीकरण का काम करेंगे, ठीक है। बॉयल वाटर, ठीक है, ध्यान रखिए इसको, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और मात्र नॉमिनल कॉस्ट पे 399 पे आपके ये कोर्स अवेलेबल है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। आते हैं सवाल पे। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम क्या है? इसका इंग्लिश प्रिंट मिस है, चलिए हम लिख देते हैं इसका इंग्लिश। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए जल का नाम, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ वाटर obtained by distillation process? ठीक है, यही सवाल है आपका। ये आपके ऑप्शन है, हार्ड वाटर, डिस्टिल वाटर, नेचुरल वाटर, सॉफ्ट वाटर। सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, आसवन विधि द्वारा प्राप्त किए गए, तो अभी हमने पढ़ा, अभी हमने बताया भी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस से जो पानी प्राप्त होगा वो डिस्टिल्ड वाटर है, वो आसुत जल है, ठीक है, वो आसुत जल है। व्हाट इज डिस्टिल्ड वाटर यूज्ड फॉर? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। आसुत जल का प्रयोग किसमें किया जाता है? दवाओं में, खाना बनाने में, पीने में, सफाई करने में। किया तो सब में जा सकता है, लेकिन बड़े स्तर पे अगर हम पानी पिए डिस्टिल्ड वाटर को, तो हमें जो फायदेमंद, जैसे आयरन चाहिए, जैसे थोड़ी मात्रा में कैल्शियम चाहिए, थोड़ी मात्रा में और भी कुछ कुछ लाभदायक चीजें हैं जो चाहिए, जो आसुत जल में नहीं पाया जाता। तो जैसे दवाओं में क्या होता है कि जितनी दवा डोज में चाहिए आपको वो अलग से दिया जाता है, और इंजेक्शन के दौरान वो अलग से मटेरियल मिलाता है, और उसको डाइल्यूट करने के लिए कोई अलग से एलिमेंट वाला पानी नहीं चाहिए, आसुत जल चाहिए होता है ताकि कोई रिएक्शन एक्स्ट्रा ना करे। इसलिए दवाओं में आसुत जल का प्रयोग करते हैं कि सिर्फ H2O ही मिले और कुछ न मिले, और जो भी चाहिए बाकी को हम पेशेंट को अलग से दे देंगे। तो ठीक है, दवाओं में आसुत जल का प्रयोग करते हैं।
मेडिसिन, डिस्टिल वाटर इज यूज फॉर मेडिसिन, जो आपको जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो पानी है ना स्टेराइल वाटर, मेडिकल में इसका नाम स्टेराइल वाटर बोलते हैं, स्टेराइल वाटर। वहां डिस्टिल वाटर नहीं बोलते हैं, बैटरी में डिस्टिल वाटर डालते हैं, है ना, बैटरी को सिर्फ आयन का एक्सचेंज करना होता है तो उसमें डिस्टिल वाटर डालते हैं। अब डिस्टिल वाटर हम जाके खरीदते भी हैं, डिस्टिल वाटर बारिश के दिनों में जब लगातार बारिश कई बार पड़ चुका हो तब बारिश का पानी छानेंगे तो वो डिस्टिल वाटर है ना, या फिर गर्म करके हम छान छान के बना के उसको डाल सकते हैं बैटरी में। या डिस्टिल वाटर सबसे अच्छा आपको मिलेगा तो जो एसी चलता है और एसी के चैम्बर से एक पाइप से पानी जो बाहर निकल रहा होता है वो भी डिस्टिल वाटर ही है, क्योंकि वो रूम के ह्यूमिडिटी को ही कंट्रोल करता है और रूम की ह्यूमिडिटी को कंडेंस करके पानी को निकालते रहता है, तो भी डिस्टिल वाटर है। मेडिकल मेडिकल केस में इसका नाम, डिस्टिल वाटर का नाम स्टेराइल वाटर हो जाता है, ठीक है, इन मेडिसिन। नेक्स्ट, विच वाटर इज बेस्ट फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। चलिए ये भी थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं, तो जो क्या है ये हार्डनेस से सवाल है, ठीक है ना, हार्डनेस। मृदु जल, बहुत अच्छा, यही सही जवाब होगा, क्योंकि मृदु जल में साबुन झाग आसानी से दे देता है, साबुन झाग आसानी से देगा, आसानी से देगा। कठोर जल में क्या है, झाग नहीं देगा या बहुत कम देगा, बहुत बार पूरा साबुन घिस देंगे तब थोड़ा सा एक गंजी साफ होगा, आपके शर्ट साफ होंगे, बहुत कम झाग देगा। ठंडा पानी नहीं, ठंडा पानी में भी झाग कम होता है और गर्म पानी में नहीं। टेक्निकल नाम पूछ रहा था तो आप सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल करेंगे, टेंडर नहीं, टेंडर नहीं, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। अच्छा, ये खत्म हो गया पीपीटी, अब नेक्स्ट लगाते हैं। पढ़िए मन से, प्लम्बर की भर्तियां आएंगी रेलवे में, ऑब्जेक्टिव लगाइए, थ्योरी पढ़िए, अलग अलग बुक्स, क्योंकि कितना भी थ्योरी पढ़ के आपके काम नहीं होते हैं, है ना, अलग अलग बुक्स से आप कलेक्ट कीजिए, अपने नोट्स में डालिए। बहुत सारे सवाल यहाँ पे तो लिमिटेड सवाल ही किए जा सकते हैं ना जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन बहुत सारे याद करने वाले सवाल आते हैं जो आपको एक बड़ा कलेक्शन बनाएंगे, मल्टीपल चॉइस बनाते रहेंगे, अलग अलग कंपटीशन में पूछे जाने वाले सवाल को बनाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, तो वहां से एक आपका खुद का कलेक्शन बनेगा। जो दिक्कत वाला सवाल है आप अपने नोट्स में डालेंगे, तो वो चीज आप जब करेंगे तब जाके आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। नहीं तो पढ़ने वाले, अब थ्योरी पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे मार्केट में है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। पेज लिमिट रीच, कैन नॉट इम्पोर्ट पेजेस एनी मोर। ओके, कितना पेज आया, क्लास 4 कंप्लीट क्लास इन प्लेलिस्ट, ये वही कहा जा रहा है, कंप्लीट क्लास इन प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाइए, ध्यान दीजिए, पढ़िए। कठोर जल में कौन से लवण घुले हो रहते हैं, आइए सवाल पूछा हार्डनेस से कि कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं, तो थोड़ा हम इस पे एक नजर डालते हैं, कठोरता कैसे आती है। हार्डनेस, कठोरता कहां पर, जल में, जल में। तभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा कि जो साबुन, कठोरता दो तरह के, कठोरता एक जल दो तरह के, एक सॉफ्ट वाटर एक हार्ड वाटर, है ना। हार्ड वाटर किसे कहेंगे, जब
साबुन आसानी से झाग न दे तो वो हार्ड वाटर हो जाएगा, और आसानी से झाग दे दे तो सॉफ्ट वाटर। तो अब हार्ड वाटर जो हो जा रहा है, जल में ऐसी क्या अशुद्धियां हैं जिसके कारण जल हार्ड हो जा रहा है, वो देखेंगे, है ना। तो कैल्शियम, अगर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन दोनों के कार्बोनेट, हिंदी में भी कार्बोनेट, हिंदी इंग्लिश सब एक ही समझिए, केमिस्ट्री का हिंदी इंग्लिश सब एक ही होता है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, कार्बन बाई सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट HCO3 और कार्बोनेट CO3, ठीक है। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम अगर इन चीजों से रिएक्शन करेगा और जो इधर बनाएगा, जैसे क्या क्या बनाएगा, कैल्शियम रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इस तरह से रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाएगा। तो अगर पानी में, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, ये सारे चीजों के लवण, ये सारे क्या है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, ये सब साल्ट बनाते हैं मिलके। अगर ये चीज घुले रहते हैं तो पानी हार्ड हो जाता है, पानी झाग नहीं देता है। अब पानी हार्ड हो गया, ठीक है। अब हार्डनेस भी दो तरह का, एक को आसानी से हटाया जा सकता है फिजिकल मेथड के द्वारा, और एक को नहीं हटाया जा सकता। तो आसानी से हटाया किसको जाएगा, जो ये दो हैं इनको टेम्पोररी हार्डनेस बोलते हैं, अस्थाई। और इन तीन चीजों से मिलकर जब बनेगा तो ये जो हार्डनेस होगा परमानेंट हार्डनेस हो जाएगा। इनको केमिकल मेथड, जियोलाइट मेथड आदि से हटाया जा सकता है। टेम्पोररी हार्डनेस को हटाएंगे कैसे, बॉइलिंग से हटा सकते हैं, पानी को बॉयल कर देंगे, या फिर क्लार्क मेथड से हटा सकते हैं। क्लार्क मेथड क्या है, चूने के पानी के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे, तो वही क्लार्क मेथड है। क्लार्क मेथड कहता है कि अगर हार्ड वाटर को, अगर पानी में टेम्पोररी हार्डनेस है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अगर इसको चूने के पानी के साथ, चूना के पानी क्या होता है, चूना हमने पढ़ा था थ्योरी क्लासेस में, चूना मतलब CaO, और चूने के पानी लीजिए हो गया, तो ये हो जाएगा CaOH2। तो इसके साथ अगर रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या होता है कि कार्बोनेट तली में बैठ जाता है, कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है ना, और पानी, शुद्ध पानी ऊपर बच जाता है। इसको हम छान लेंगे, इस प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम टेम्पोररी हार्डनेस को हटा सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस को हटाने का बहुत सारा केमिकल प्रोसेस होता है, जो आपके थ्योरी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वहां पढ़िए, ठीक है। अभी हमें जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव कराने। अगला सवाल, हाँ, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, जल में कौन से लवण घुले रहते हैं, कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं। तो क्या कह रहा है, लोहा के लवण। क्या लोहा के लवण अभी हमने बात किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही। फास्फोरस, नहीं, बिल्कुल गलत। पोटेशियम, नहीं। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जल की अशुद्धियों को जल से अलग किया जा सकता है। अनडिजोल्व्ड इंप्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय, अब किन किन मेथड से, ठीक है। जल की अघुलित अशुद्धियों को, देखिए जल में जो घुलन, जो अशुद्धियां हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, एक घुले हुए रूप में, एक
बिना घुले हुए मतलब इधर उधर तैर रहा है और दिख रहा है, छोटी छोटी पार्टिकल्स उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल दिख रहे हैं, तो उसको जो अघुलित है उनको कैसे अलग किया जा सकता है? तो आसवन विधि से। अब देखिए अवक्षेपण क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो तली में बैठ जाना ही अवक्षेपण है, प्रेसिपिटेशन है, पीपीटी बोलते हैं शॉर्टकट में, केमिस्ट्री शॉर्टकट में। आसवन क्रिया द्वारा, डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा, उबालने की क्रिया द्वारा नहीं, उबालने से क्या अघुलित अशुद्धि हट जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसी में तैरते रहेगा। हाँ, जो छानने की क्रिया है, जो अघुलित है, तो उसको अलग अलग महीन महीन थीन पे, महीन महीन जाली से छान देंगे तो निकल जाएगा। अघुलित ही तो पूछ रहा है, तो छानने की क्रिया से हम अघुलित अशुद्धियों को हटा सकते हैं। सेपरेटेड फ्रॉम, प्रेसिपिटेशन से भी बैठेगा, लेकिन प्रेसिपिटेशन से बैठ ही ना जाएगा, अलग थोड़ी ना होगा। प्रेसिपिटेशन होने के बाद फिर हमें छानने की क्रिया करनी ही पड़ेगी, है ना। और जब हमारे ऑप्शन में छानने की क्रिया दिया हुआ है तो यही सही जवाब है। तो इस तरह से हम ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके सवाल बना सकते हैं। इट इज द बेस्ट वे टू डिसइंफेक्ट वाटर ऑन लार्ज स्केल। देखिए अभी हमने पहले सवाल में यह बात किया था और यही सवाल फिर यहां आ गया। व्यापक स्तर पर जल को कीटाणु रहित करने का उपाय क्या है? उबालकर? नहीं, उबालकर तो हम 5-10 लीटर एक टंकी कर सकते हैं। आसवन? नहीं। ब्लीचिंग पाउडर अथवा क्लोरीन का इस्तेमाल करके? बिल्कुल सही। ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे या क्लोरीनेशन कर देंगे तो हम बड़े स्तर पे काम कर सकते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्बनिक अशुद्धियां निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो हमने बात किया था कार्बनिक अशुद्धियां, जहां भी कार्बन पाया जाएगा। अब कार्बन कहां पाया जाएगा? जैसे शैवाल में, मिट्टी में, सब्जी के छिलके, सब्जी छिलके, रेत, इन सब जगहों पे कार्बन पाया जाता है। तो इन ये सब चीजों पे मिला हुआ पानी जो रहेगा वो कार्बनिक इम्प्योरिटीज रहेगा। तो क्या है ऑप्शन? शैवाल, बिल्कुल सही। रेत, हाँ ये भी ठीक है। ये क्या रहा है? ए और बी दोनों, ये भी ठीक है। सब्जियों के छिलके, हाँ ये भी ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन सही होगा, ए और बी नहीं, साथ में और डी भी होगा, और डी भी। ये ऑप्शन में थोड़ा एरर है आपका, वो बोथ नहीं, ऑल ऑफ दीज, बोथ ए बी एंड डी। ठीक है। हाँ, इसको आप ऑप्शन सुधार लीजिएगा। कार्बनिक अशुद्धियां निम्न में से किससे संबंधित है? ए और बी नहीं, ऑल ऑफ दीज होगा इसका जवाब। अगला सवाल आपका आ गया, क्या है? जल शोधन के प्रथम चरण में निम्न में कौन सी प्रक्रिया की जाती है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन? तो आइए देखते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के स्टेजेस क्या है ना। स्टेजेज ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है। क्या क्या स्टेजेस हैं? पहले सेडिमेंटेशन फिल्टर करेंगे, फिर कार्बन फिल्टर करेंगे, फिर पार्टिकल फिल्टर करेंगे, है ना। सेडिमेंटेशन फिल्टर क्या है? लाल दिख रहा है? ओह सॉरी, ब्लैक पे लाल नहीं दिख रहा है। चलिए छोड़िए।
सेडिमेंटेशन फिल्टर लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक, दूसरा है पार्टिकल फिल्टर, दिख रहा है अब? हाँ थोड़ा ठीक है। सेडिमेंटेशन फिल्टर, पार्टिकल फिल्टर। सेडिमेंटेशन के बाद पहले कार्बन फिल्टर करते हैं, दूसरा में कार्बन फिल्टर, कार्बन से छानते हैं, उसके बाद फिर पार्टिकल फिल्टर करते हैं, कार्बन फिल्टर, फिर पार्टिकल फिल्टर, फिर 1 2 3, फिर चौथे में क्या करेंगे, यूवी अल्ट्रा वायलेट फिल्टर, यूवी मारेंगे, फिर पांचवा में रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे। इन दोनों के किसी भी अल्टरनेट वे में कर सकते हैं, या तो पहले यूवी कर ले फिर रिवर्स ऑस्मोसिस करें, या पहले रिवर्स ऑस्मोसिस करें फिर यूवी लगा दें। फिर छठे स्टेज पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो क्या है ऑप्शन में, जल शोधन के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया की जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर। तो हमने क्या देखा, सेडिमेंटेशन फिल्टर को 1 नंबर पे करते हैं, दूसरे नंबर पे क्या किया जाता है, कार्बन फिल्ट्रेशन, तीसरे नंबर पे क्या किया जा सकता है, पार्टिकल फिल्टर, चौथे नंबर पे क्या, चौथे नंबर पे यूवी या आरओ, चौथे पे आरओ करेंगे, फिर पांचवें पे यूवी करेंगे अल्ट्रा वायलेट, और फिर छठे पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। अब आगे सवाल देखते हैं। टू प्यूरिफाई वाटर वी पोर इट इनटू द वेल। कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, बहुत अच्छा सवाल। ये गांव में पहले जब कुआं होता था तो समय समय पे नगर निगम या फिर सरकारी विभागों द्वारा किया जाता था, उसमें लाल दवा डाला जाता था, है ना, लाल दवा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है लाल दवा के पीछे। ये दवा लाल नहीं होता था, इसका जवाब पहले सुन लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, KMnO, यही लाल दवा है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन कुएं में नहीं, ब्लीचिंग पाउडर को ओपन जगहों पे, नाली में, ड्रेनेज में या पॉन्ड में करते हैं। गंधक का भी इस्तेमाल चर्म रोग में करते हैं। डीडीटी का इस्तेमाल करते हैं मच्छर से छुटकारा पाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर भी ओपन एरिया में, जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो वहां पे ब्लीचिंग पाउडर काम करेगा। सॉरी। तो देखिए, जब कुएं के जल में लाल दवा डाला जाता है, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 डाला जाता है, तो अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया उपस्थित हैं, तो क्या होगा कि लाल दवा उनसे रिएक्शन करेगा और उनसे लड़ेगा तो कुएं के पानी का रंग लाल हो जाएगा, है ना। अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस है तो वो पानी लाल हो जाएगा, और धीरे धीरे जब सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे तो फिर वो उसका ऑक्सीडाइज हो जाने ऑक्सीडेशन होने लगेगा, ऑक्सीकरण होने लगेगा, ऑक्सीकरण होने लगेगा, और फिर पानी अपने पूरा उसी रंग में आ जाएगा। तो अगर हम पानी में लाल दवा डालें और वो लाल नहीं बना, इसका मतलब कि पानी साफ है, और लाल होने लगा, इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ियां थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो अभी काम कर रहा है, और इस वजह से अब तो कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, ठीक है। जल शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, जल शुद्धिकरण के लिए सोडियम परमैंगनेट नहीं, गलत, पोटेशियम परमैंगनेट। देख रहे हैं ना, जल्दीबाजी में रहेंगे तो आप यही जवाब मार देंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम नहीं। ब्लीचिंग पाउडर, हाँ ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। कैल्शियम नहीं, जिंक नहीं, इसका जवाब हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। क्लोरीन की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण क्या है, व्हाट इज द टेस्ट यूज्ड टू फाइंड अमाउंट ऑफ क्लोरीन, है ना। अमाउंट ऑफ क्लोरीन को पता लगाने के लिए क्या करते हैं,
तो याद रखिए ऑर्थोटोलिडाइन परीक्षण करते हैं। ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट ये क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्लोरीनेशन से तो पानी की सफाई करते हैं, फिल्ट्रेशन से पार्टिकल फिल्टर, जो अघुलनशील पदार्थ हैं, अघुलनशील पार्टिकल्स हैं, उसको फिल्टर करेंगे। ठीक है। जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? अभी हमने पिछले पीपीटी में पढ़ा कि कठोरता के बारे में पूरा स्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता पढ़ा, तो सवाल देखिए वहीं से सवाल आ गया है ना। व्हाट काउजेस परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? तो हमने क्या पढ़ा था, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। तो आइए देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। व्हाट कॉजेज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, एंड सल्फेट साल्ट, ये तो बिल्कुल सही है। बाइकार्बोनेट साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड, रुकिए ये परमानेंट की बात कर रहा है ना, हाँ परमानेंट। बाइकार्बोनेट साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इन दोनों के कारण क्या होता था, स्थायी कठोरता होती थी, जिसको उबालने पे जम जाता था, प्रेसिपिटेट हो जाता था और उसको छान के अलग कर लेते थे। तो ये हमें परमानेंट पूछ रहा है, तो परमानेंट का ये आंसर होगा। ए एंड ऑल्सो बोथ स्टूल, नहीं गलत, नाइदर ऑफ नहीं, ये आपका सही जवाब है। मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के सल्फेट लवण, ठीक है। नेक्स्ट, ताप की इकाई क्या है? ताप की इकाई पास्कल है। न्यूटन क्या है? बल, बल की इकाई है। वेबर क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय मात्रा पास्कल। हेनरी क्या है? हेनरी इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को नापते हैं, प्रेरकत्व को नापते हैं, प्रेरकत्व। क्या जवाब हो जाएगा? पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। शून्य दाब को मानकर मापा गया दाब क्या कहलाता है? व्हाट इज द प्रेशर मेजर्ड कंसीडरिंग जीरो प्रेशर एज स्टैंडर्ड कॉल्ड? तो देखिए, अगर हम शून्य से काम करेंगे तो शून्य से दाब की जो, जैसे शून्य, अब हम हमारा जो मेजरिंग स्केल है शून्य पे है, शून्य दाब पे। अब इसमें जब दाब लगाएंगे तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर को दिखाएगा, हमारी रीडिंग जो आएगी एब्सोल्यूट प्रेशर। निरपेक्ष दाब आएगा। गेज दाब क्या आएगा? अगर जिस दाब पे हमें अभी हमारा काम चल रहा है उस दाब से ऊपर है या नीचे है तब ये गेज दाब आएगा। निर्वात दाब, जहां पे, अच्छा ठीक, अल्टीमेट प्रेशर, ये सब अलग टर्म है। निरपेक्ष दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर। द प्रेशर इज, प्रेशर क्या है? अदिश राशि है? नहीं, प्रेशर जब लगता है तो चारों तरफ एक जैसा लगता है। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस डायरेक्शन में, वो प्रेशर हर एक डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रेशर एक अदिश राशि है। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। बिब कॉक, चलिए पाइप से रिलेटेड आ गया, कॉक से रिलेटेड आ गया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।